तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। एक और सेलिब्रिटी की मौत, नए सिरे से कुछ इस किस्म के इल्ज़ाम जो हर बार किसी सेलिब्रिटी की मौत के बाद लगते हैं, फिर लगने शुरू हुए हैं। फिर सीबीआई के केस की इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है और सोनाली फोगाट के भाई की तरफ से बहुत ही संगीन इल्ज़ाम, मुँह ज़बानी नहीं, लिख के लगाए गए हैं। 3 सफ़े का हाथ से लिखा हुआ नोट, हाथ से लिखी हुई अपने हैंडराइटिंग में एक शिकायत गोवा पुलिस को आज सुबह सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने दी है, लेकिन गोवा पुलिस ने अभी उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती इस केस में आगे बढ़ना सही नहीं होगा। और अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के इस एपिसोड की, तो गोवा के जो गोवा मेडिकल कॉलेज है, पणजी से तकरीबन 15, 16, 18 किलोमीटर दूर बेम्बोलिम में गोवा मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम की तैयारियां चल रही थी। अब उसकी रिपोर्ट कब आएगी, उस रिपोर्ट में क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ बातें काफ़ी हद तक साफ होती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं फाउल प्ले ज़रूर है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होती है, एक तो स्पॉट पे आपको कोई एविडेंस मिलती है, अगर मर्डर किया है, मर्डर वेपन, कोई नशे की गोलियां खाई हैं तो कोई ना कोई सबूत, कुछ जहर दिया गया है या कुछ और फाउल प्ले है तो वो पोस्टमार्टम से निकल के आ जाएगा सामने, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी एविडेंस भी होती है जो उस हालात को शक के घेरे में ला के खड़ा करती है। वो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, उसकी बात सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने आज बहुत खुल के की है। बहुत सारे खुलासे उस शख्स ने किए हैं जो हमने कभी सोचे नहीं थे, और शायद इसका कहीं ना कहीं अंदेशा गोवा पुलिस को भी था। उन्होंने जो पहली इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो एक इनिशियल जो केस जब वो रजिस्टर करते हैं, उसमें उन्होंने इसको अननेचुरल डेथ लिखा है, नेचुरल डेथ नहीं लिखा अभी। तो कोई फाउल प्ले अपनी तरफ से गोवा पुलिस ने रूल आउट नहीं किया है। भले ही वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जसपाल सिंह ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि जब तक पूरा खुलासा नहीं होता हम इसके बारे में कोई पक्के किस्म का बयान नहीं दे सकते। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं, दिगंबर सावंत, उन्होंने भी कहा है कि वो डीजीपी के संपर्क में हैं और जैसे ही कुछ नई बात होगी तो वो मीडिया को बताएंगे। और यहाँ पे एक और बड़ी एलिगेशन सोनाली के भाई रिंकू ने लगाई है कि इतने सालों से बीजेपी के साथ सरगर्मी से काम करने के बावजूद भी उसकी बहन के केस में बीजेपी के नेतागण उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अजीब लगता है। नहीं तो बीजेपी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह अपने वर्कर्स के पीछे खड़ी होती है। बहुत कुछ किया जाता है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, मोर्चे निकाले जाते हैं, प्रशासन पे दबाव डाला जाता है, और वो भी तब जब वहाँ पे उनकी अपनी सरकार है। उसके बावजूद भी रिंकू का कहना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो चल रही है, और थोड़ा लगता भी है। अभी कल सुबह 8 बजे की डेथ हुई है, उसके बाद अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कितनी अजीब बात है। वैसे भी कुछ गोवा का कल्चर इस किस्म का है कि वो लोग जल्दबाजी नहीं करते, बहुत आराम से बात करते हैं, काम करते हैं। कोई भागम भाग में भागम दौड़
अर्जेंसी उनके करैक्टर में नज़र नहीं आती। जी, मैंने बहुत साल वहाँ पे काम करके गोवा में देखा भी है, लेकिन जो काम करते हैं वो पक्का करते हैं, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ते। क्राइम बहुत कम होता है, लेकिन जो होता है वो उसको पूरे उसके अंजाम तक पहुंचाने में गोवा की पुलिस हमेशा पूरी खरी उतरी है आज तक। और इस केस में भी मुझे लगता है वो किसी बात को छुपाने की या उसको डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करेंगे। खैर, अब चलते हैं, ये पूरे किस्से के पीछे इतनी बड़ी उंगली क्यों उठाई जा रही है, इतने बड़े शक की सुई क्यों घुमाई जा रही है। रिंकू का कहना है कि पिछले कुछ सालों से 2-2.5 साल से उनकी बहन ट्रेमेंडस दबाव में थी, बहुत बड़े प्रेशर में थी, और बार बार पूछने के बाद सोनाली ने बड़े तरीके से अपने भाई को बताया कि उसका अपना ही पीए, पर्सनल असिस्टेंट, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। उसका खुलासा ब्लैकमेल का आज रिंकू ने अपने हाथ से लिखी हुई कंप्लेंट में भी किया है। मैं इस वीडियो के साथ आपको उसकी हैंडराइटिंग में वो 3 सफ़े की चिट्ठी इस स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। पढ़ना शायद मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, बहुत देरी से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबूत के तौर पे मैं वो चिट्ठी जो मेरे दोस्तों ने भेजी है, और चलते चलते मैं कुछ लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन लोगों ने इतनी अंदर की बातें, इन्फॉर्मेशन निकाल के आपकी इस चैनल तक पहुँचाई हैं। हिसार से मेरे मित्र हैं सुनील अग्रोहा, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी, कल भी आज भी। वो पत्रकार भी हैं और हमारी चैनल पहले दिन से देखते आ रहे हैं। उसी तरह गोवा से आदिश उसगांवकर, वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं, गाहे बगाहे कमेंट भी करते हैं, फ़ोन पे भी टच में हैं। उसी तरह सौरभ शिरोडकर, ये बहुत बढ़िया पत्रकार हैं गोवा के, और उन्होंने भी आज सुबह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आगे भी आने वाले घंटों में जो भी वहाँ की कोई बड़ी सरगर्मी होगी, कोई बड़ा कोई इनपुट मिलेगा, वो हमें बताते रहेंगे और मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। तो इस तरह से ये एक टीम होती है पूरी, जो आपको इस किस्म की घड़ी में आपके काम आती है। तो रिंकू ढाका, सोनाली फोगाट का भाई, उसका कहना है कि उसके पीए सुधीर सांगवा ने कुछ समय पहले एक वीडियो, उन्होंने अश्लील शब्द भी शायद इस्तेमाल किया है, उनकी बहन की बनाई थी, और उसके चलते उनकी बहन का वो शोषण भी करता था, डराता भी था, वार्न करता था और ब्लैकमेल करता था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी बहन जो अपने आप में अपने करैक्टर के चलते हुए बहुत बेबाक थी, खुल के बात करती थी, फाइटर थी, जूझती थी, और किसी से भी टक्कर ले सकने की हिम्मत रखती थी। और शायद उसकी इस बेबाकपन ने उसको दुश्मन भी बहुत बना दिए थे। हमारे आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, मुझे इतनी आशा नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कि लोग इतनी अच्छी तरह सोनाली को जानते हैं। बहुत सारे कमेंट आए कि सोनाली ने किसान मोर्चे के समय किसानों के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, हालांकि खुद वो एक किसान परिवार से आई थी और किसान परिवार में ही उसकी शादी हुई थी, उसकी अपनी नहीं। असल में ये 2 बहनें, सोनाली और उसकी बहन, दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी, 2 भाइयों के साथ। संजय जो सोनाली का पति था, उसके भाई के साथ सोनाली की छोटी बहन की शादी भी हुई है। तो एक ही घर में दोनों बहनें हैं थी। तो ये बात भी रिंकू ने अपने उस खत में लिखी है जो उसने गोवा पुलिस को दिया है, और उसके चलते उसने आगे कहा कि सोनाली को उसका पीए सुधीर सांगवा
इतना हावी हो चुका था उसके ऊपर कि उनके घर की सारी चाबियां उसके पास रहती थी। जितने घर में अलमारियां थी, ताले थे, सेफ वगैरह थी, उनकी चाबियां भी उसके पास होती थी। ऑफिस की, विजिटर्स रूम, यहाँ तक कि गाड़ियों की चाबियां भी सुधीर सांगवान अपने पास रखता था। एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है जो इस लेटर में नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ने जो खबर वहाँ से भेजी है उसकी एक वीडियो भी आई है मेरे पास, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। जिसमें ये कहा गया है कि एक असिस्टेंट जो सुधीर सांगवान ने अपने साथ कुछ एक हफ्ता पहले ही रखा था, और वो असिस्टेंट घर में जो ऑफिस का घर कम ऑफिस था, फार्म हाउस हिसार में, बहुत बड़ी जगह है, वो वीडियो मैंने देखी है। वो वहाँ पे ऑफिस में कंप्यूटर का काम सारे का सारा वो नया लड़का देखता। थोड़ा बड़ी हैरानी की बात है कि उनके घर वालों को अभी तक उसका पूरा नाम भी पता नहीं है। उनका कहना है कि थोड़े दिन पहले ही आया था और सुधीर इसको लेके आया था। और कल सुबह जैसे ही सोनाली फोगाट की मौत की खबर आती है, 1 घंटे के अंदर अंदर वो शख्स, वो लड़का जिसको थोड़े दिन पहले रखा गया था, वो लैपटॉप, कंप्यूटर और ऑफिस की पूरे फाइलें, कपबोर्ड फाइल्स का कागज़ों का खाली करके सब लेके वहाँ से गुल हो गया। कहाँ गया किसी को पता नहीं, उसका कोई कांटेक्ट नंबर किसी के पास नहीं, कहाँ से आया था किसी को पता नहीं, और कहाँ चला गया ये जानना तो अभी वैसे ही नामुमकिन है। कहीं ना कहीं से लगता है कि कुछ प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी। जिस तरह से सोनाली के ऊपर प्रेशर था, और वो प्रेशर की बात उसने अपने मरने के एक रात पहले, कुछ घंटे पहले रात को अपनी माँ के साथ फ़ोन पे भी बात कही, अपनी बहन के साथ भी उसने शंका प्रकट किया, और अपने भाई के साथ भी उसने बात की कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। अब ये कॉन्स्पिरेसी पैदा कैसे होती है? डिफरेंट इंटरव्यूज़ में उसकी बहन, उसकी माँ और उसके भाई ने और कुछ और रिश्तेदारों ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके पास इनके गोवा जाने की कोई खबर नहीं थी। उनका कहना है कि उनको ये बताया गया था कि वो चंडीगढ़ किसी काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसे कि चंडीगढ़ तो वो आए लेकिन किसी काम से नहीं। चंडीगढ़ से गोवा की फ़्लाइट जो चंडीगढ़ मुंबई गोवा जाती है कनेक्टिंग फ़्लाइट, उसमें वो यहाँ से बैठ के चले गए, चंडीगढ़ में रुके नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पीए सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर सिंह, उसके ऊपर भी रिंकू ढाका ने बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये दोनों दोस्त मिलके बहुत बुरी तरह इन्होंने सोनाली को अपने शिकंजे में फंसा रखा था। उसने यहाँ तक भी कहा है कि उसको शायद फिज़िकल टॉर्चर भी किया जाता था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है? अगर ऐसी बात थी तो इतनी बड़ी पार्टी की लीडर, इतना अपने आप को जुझारू कहने वाली औरत, और उसके भाई जो सब खाते पीते परिवार के हैं, अगर उनको इन बातों की नॉलेज थी, जानकारी थी, तो उन्होंने कोई प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको सब लीडर जानते थे, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, ब्यूरोक्रेट सब जानते थे। आईएएस आईपीएस के साथ बहुत उठना बैठना था। सोनाली के घर में जो तस्वीरें लगी हैं वो देख के आप हैरान रह जाओगे। कोई ऐसा बड़ा वीआईपी नहीं है जिसके साथ उसकी तस्वीर उसके कमरे की दीवार पे नहीं लटकी है। तो कहीं उसने तभी इन चीज़ों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? खुद सोनाली या उसके रिश्तेदारों ने, सके भाई बहनों ने, अगर उनको पता था तो ये काफ़ी गुंझलदार मामला बनता जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर सेलिब्रिटी का मर्डर किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आ ही जाता है, और ख़ास तौर पे तब
जब वो सेलिब्रिटी अपनी कला के दावे के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, जैसे बहुत पैसे वाला, बहुत सक्सेसफुल, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, इस किस्म के लोगों के साथ कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही जुड़ जाती है। अब कहने की बात ऐसे लगती है कि सपोज कल या आज लेट नाइट जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसमें से ये खुलासा भी हो जाए कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, तो भी शक की सुई घूमती रहेगी, क्योंकि बहुत सारी एविडेंस ऐसी सामने आ रही है जो मौत तो कई तरीक़ों से अंजाम दिया जा सकता है। वो पुलिस का काम होगा देखना कि अगर पॉइजन करने से या गला दबा के, क्योंकि जसपाल सिंह डीजी ने, पुलिस ने ये भी कहा है कि उनकी बॉडी पे कोई इंजरी के ज़ख्मों के निशान नहीं हैं, लेकिन रिंकू, उनके भाई का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार अपनी बहन को देखा, उसकी लाश को देखा, तो उसका मुंह सूजा हुआ था। तो अब ये तो मेडिकल साइंस वालों की, फोरेंसिक साइंस वालों की बात है, वो किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, किस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन हमें ये सब सवाल उठाने पड़ते हैं, क्योंकि सच्चाई आप तक लाने के लिए हम हमेशा वचनबद्ध रहते हैं। तो आने वाले दिनों में ये बातें खुलकर और सामने आएंगी, बहुत से इल्ज़ाम अब और लगेंगे। अभी सुधीर संगमा और उसके दो दोस्त, एक सुखविंदर सिंह और एक तीसरा आदमी भी साथ में है, और जो आखिरी खुलासा रिंकू ने अपने उस खत में लिखा है कि जो पहले बताया जा रहा था कि वो गोवा में किसी शूटिंग के चक्कर में गए थे, वो बिल्कुल गलत है। कोई शूटिंग नहीं थी गोवा में। क्या कारण था कि चंडीगढ़ से डायरेक्ट सोनाली को गोवा लेके गए, और गोवा भी उस रिजॉर्ट में ठहरे जो पूरी तरह से वर्किंग भी नहीं है, उसका एक हिस्सा रेनोवेशन के नीचे है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इन दिनों में गोवा के जो होटल रिजॉर्ट्स हैं वो काफ़ी खाली रहते हैं, तो जो नेसेसरी रेनोवेशन वगैरह होती हैं, रिपेयर का काम होता है, वो इन्हीं दिनों में करवाया जाता है, ताकि जब अभी 1-2 महीने के बाद सीज़न शुरू हो जाएगा तो पूरे होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स जो हैं वो मेहमानों को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हों। तो अंडर रिपेयर उस रिजॉर्ट में रहना, और वो भी उस रिजॉर्ट में जो ज़्यादा महंगा नहीं है, सिक्योरिटी का इतना बंदोबस्त नहीं है, थोड़ा सा हट के भी है, कुछ 6000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। छोटी छोटी हट्स भी बनी हुई है उसमें, कुछ कैनोपी टाइप बना हुआ है, स्विमिंग पूल है उसमें एक। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन स्टाफ पूरा नहीं है, मेहमानों के ऊपर पूरी निगाह रखने के साधन नहीं हैं। तो उस होटल को, उस रिजॉर्ट को क्यों चुना गया, किसने वो रिजॉर्ट बुक करवाया, क्या इसके पहले भी ये लोग कभी गोवा गए और उसी रिजॉर्ट में ठहरे? कई बार ऐसा होता है, आप एक जगह पे रुकते हो तो दोबारा जाते हो तो आपको अच्छा लगता है कि उसी जगह पे जाके रुकें, कुछ लोग जान पहचान हो जाती है। तो ये सब बातें अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सक्सेसफुल एक्टर, कलाकारा, एंकर, टेलीविज़न टीवी सीरियल में काम करने वाली नामचीन मानी हुई पॉलिटिशियन, जो इतनी हिम्मत रखती है कि सरकारी दफ्तर में जाके एक ऑफिसर को थप्पड़ मार सकती है, वो इन ऐसे लोगों के अपने पीछे उनके दबाव में कैसे आई? तो दाल में काला तो कुछ है, और ये यहाँ तक उसके कागज़ सब चोरी हुए हैं। आदमी जो वो लड़का लेके गया है, उन कागज़ों में क्या था, क्यों वो ऑफिस के सब पेपर लेके गया? मैंने वो एक वीडियो में वो खाली का बोर्ड देखा है जिसमें फाइलें रखी हुई थी, वो भी सब गुल। और रिंकू ढाका का ये भी कहना है कि हो सकता है इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी के कागज़ात, नकली जाली कागज़ात तैयार करके भी इसके पीए और उसके दोस्तों ने रखे होंगे, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि उसकी आदत थी कि जो भी कागज़
उसका पीए सुधीर सांगमा लेके आता था टाइप करके या कंप्यूटर प्रिंट आउट लेके, वो बिना देखे उस पर साइन कर दिया करती थी। ये बात भी उसने कही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, कुछ बड़े लेन देन का मामला हो सकता है। इस किस्म की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो सरकार के नज़दीक होती हैं, बहुत सारे लोग उनसे अपने काम करवाने आते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट, पैसे की बहुत बड़ी रकम हाथ बदलती है, इधर से उधर जाती है। कहीं कुछ ऐसा मोड़ तो नहीं था कि किसी शख्स ने, किसी कंपनी ने कोई बड़ा अमाउंट दिया हो अपना काम करवाने के लिए और काम हुआ नहीं। बहुत सा कुछ निकलेगा। कागज़ों का गुम होना इस केस को और गुंझलदार बनाता है। अब देखना पड़ेगा कल सुबह तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे तहकीकात में किस तरह बढ़ती है। आज रात को कुछ लेट नाइट को डेवलपमेंट होगी तो एक छोटा सा स्पेशल बुलेटिन लेके आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। नहीं तो इंतज़ार कीजिए कल तक, फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।